चलिए प्रारंभ करते हैं आरटी की धाराओं के बारे में। जो पिछले वीडियो सेशन के अंदर हमने आरटी के कुछ तत्व, मौलिक अधिकार या उससे निर्देश जो दिशा निर्देश उसमें दिए गए थे उसके बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं आरटी की धाराएं। देखो, परिचय देता हूँ मैं आरटी की धाराओं का कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो आरटी की एक फुल फॉर्म है। ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के अंदर लागू होता है। देखो, धारा 370 के अंतर्गत इसके मतलब अलग करा गया था, लेकिन अभी इसके बारे में कोई दिशा निर्देश हमारे पास मौजूद नहीं है कि 370 धारा हटने के बाद में क्या ये लागू हो रखा है क्या। महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली क्या है? देखो, महत्वपूर्ण शब्दावली में सबसे पहले देखो धारा नंबर 1। अगर मैं बात करूं कि धारा नंबर जो 1 आती है वो क्या चीज़ है, केवल परिचय और विस्तार दे रखा है। परिचय और विस्तार, परिचय दे रखा है विस्तार से। आप लोग ध्यान रखना, धारा 1 जो है, देखो इसके अंदर का कितनी धाराएं हैं वो आप लोगों को बाद में बताऊंगा मैं। देखो, इसके अंदर का जो धारा पहली दे रखी है, वो धारा पहली जो दे रखी है वो परिचय और विस्तार के बारे में बता रखा है धारा 1 के अंदर। तो केवल और केवल क्या मिलता है? परिचय मिलता है और उसका विस्तार मिलता है परिचय का। ठीक है, अगली बात करते हैं धारा 2 के अंदर क्या आ रहा है। देखो, धारा 2 के अंतर्गत आ रहा है महत्वपूर्ण शब्दावली या डेफिनेशंस आ रही है कि आगे जो आने वाले वर्ड्स हैं वो वर्ड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, उस वर्ड से रिलेटेड कुछ तत्व जो होंगे वो क्या होंगे, उस वर्ड से रिलेटेड जो होगा वो दिशा निर्देश क्या होंगे, उसके फुल फॉर्म्स क्या होंगे, वो महत्वपूर्ण रूप से बता रखा है। तो महत्वपूर्ण शब्दावली जो होती है धारा 2 के अंतर्गत बता रखी है। अब देखो, इसके अंतर्गत बालक के बारे में बता रखा है कि बालक जो होगा वो उसको शिक्षा कहाँ से कहाँ तक का उम्र तक का बालक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। पहले जो था वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक का बालक प्राप्त कर रहा था, लेकिन 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बालक को 2019 वाली बात हुई थी उसके अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है। देखो, प्रारंभिक शिक्षा और समूची शिक्षा जो थी वो क्या थी? प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता था 1 से 8वीं तक की शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता था 1 से 8वीं तक की शिक्षा, और समूची शिक्षा का मतलब होता है 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा। देखो, अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होती है? अनुवीक्षण प्रक्रिया जो होती है वो एक प्रवेश प्रक्रिया होती है। प्रवेश प्रक्रिया का मतलब होता है एडमिशन प्रोसेस, है ना। नेक्स्ट आता है समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब क्या होता है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर हम लोग समुचित सरकार कहेंगे। स्थानीय निकाय क्या होते हैं? जैसे ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गई, नगर पालिका हो गई, परिषद हो गया या नगर निगम हो गया। वंचित वर्ग कौन कौन सा हो सकता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्ड, अदर बैकवर्ड कास्टेड और माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यक के जो सदस्य होते हैं वो वंचित वर्ग कहलाते हैं। देखिएगा, इसी तरह से दुर्बल वर्ग क्या कहलाते हैं? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी परिवार जो होते हैं वो दुर्बल परिवार कहलाते हैं। अब इसकी ये महत्वपूर्ण शब्दावली आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आरटी की धारा 3 के अंदर क्या बताया गया है। आरटी की धारा 3 के अंतर्गत कुछ प्रावधान वर्णित है। प्रावधान मतलब कुछ दंड से रिलेटेड होगा, कुछ नियम, कायदे, कानून जो होते हैं वो किसके अंतर्गत, कुछ प्रावधान जो है वो किस में है? धारा 3 के अंतर्गत उल्लेखित हैं। आगे पढ़ते हैं। धारा 3 के अंतर्गत अगर ये है तो अगर देखते हैं धारा 4 के अंतर्गत क्या वर्णित है। तो देखो, धारा 4 के अंतर्गत क्या वर्णित है? ड्रॉप आउट। देखो, ड्रॉप आउट क्या चीज़ होती है, सुनना। ऐसे विद्यार्थी जो कार्यक्रम के बीच में छोड़कर चले जाते हैं। मान लो कोई विद्यार्थी ने एडमिशन लिया था, वो किसी कारणवश छोड़कर चला गया, तो उन्हें ड्रॉप आउट विद्यार्थी कहा जाता है। उन्हें ड्रॉप आउट विद्यार्थी कहा जाता है कि मतलब वो छोड़कर ड्रॉप कर चला गया। ऐसे विद्यार्थी को अगर पुनः प्रवेश की स्थिति आती है या पुनः प्रवेश लेना चाहता है तो उसकी आयु के अनुसार उसको उस कक्षा में प्रवेश करा दिया जाएगा। जैसे मान लो कि एक बालक था, लगभग देखो 6 वर्ष का बालक जो होता है वो पहली कक्षा के अंदर जाता है। किस में जाता है? पहली क्लास के अंदर जाता है 6 वर्ष का बालक, है ना। अगर मान लो कि अगर इसने क्या करा, 7 वर्ष की उम्र में अपनी स्कूल छोड़ दी, क्या छोड़ दी? ड्रॉप कर दिया। 7 वर्ष की उम्र में इसने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। अब किसी जिसके निजी कारण रहे होंगे, अब मान लो वो उसकी उम्र जो होती है अब वो 9 साल का हो गया। अब 9 साल का जो बालक होगा, अब वो 9 साल का बालक क्या करेगा? अब वापस अगर अब उस स्कूल में प्रवेश लेना चाहता है, उस स्कूल के अंतर्गत आना चाहता है कि भाई मुझे तो स्कूल कंटिन्यू रखनी है, तो 9 साल का बालक जो होगा वो किस कक्षा के अंदर जा सकता है? बताओ, आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लिखकर बताना भाई 9 साल का बालक जो होगा वो किस कक्षा के अंतर्गत एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे
यहाँ पर भी दे रखा है। जैसे देखो कि अगर 6 वर्ष की आयु का बालक अगर मतलब ड्रॉप आउट कर जाता है कोई साल के अंदर, तो 10 वर्ष की आयु होने पर उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? कक्षा 5वीं में प्रवेश दिया जाएगा, ये इसका आंसर है। अब बात करते हैं धारा 5वीं की कि धारा 5वीं क्या है। देखो धारा 5वीं जो होती है वो टीसी से रिलेटेड है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र से रिलेटेड है। देखो अगर कोई विद्यार्थी टीसी मांगता है तो स्कूल को टीसी देनी अनिवार्य है। वो ऐसा आनाकानी नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता। केवल एक उसके कारणों को पूछकर या उसके जो भी उसके विवाद रहेंगे या परिवाद रहेगा उसके बारे में जानकर वो आराम से अपनी टीसी प्राप्त कर सकता है और तुरंत टीसी देने का प्रावधान है। अगर उसको अन्यत्र प्रवेश करना है तो आप लोग उसको चरित्र प्रमाण पत्र भी जो आपका बनाकर देने का प्रावधान भी रखा गया है। धारा 6 के अंदर बात करते हैं कि धारा 6 के अंदर क्या है। धारा 6 के अंदर विद्यालय की स्थापना के बारे में बताया गया है। भाई धारा 6 के अंदर विद्यालय की स्थापना कैसे बताया गया है? मान लो कोई ग्रामीण इलाका है, मान लो ये ग्रामीण इलाका है, तो इस ग्रामीण इलाके के 1 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत 1 से लेकर 5वीं तक की मतलब प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। मतलब अगर मान लो ये ग्रामीण इलाका है या कोई भी इलाका है, उसके 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक का जो विद्यालय होना चाहिए या उसका प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए वो उसके 1 किलोमीटर दायरे के भीतर होना चाहिए। अगर मान लो 6 से लेकर 8वीं कक्षा तक का है तो वो ग्रामीण इलाके में 2 किलोमीटर। मान लो अगर मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि अगर मान लो कि अगर ये कोई इलाका है, ग्रामीण इलाका है, इस ग्रामीण इलाके के लगभग 1 किलोमीटर दायरे के अंदर आपका 5वीं तक का स्कूल तो होना ही चाहिए। उसी तरह से मैं दायरा बढ़ा देता हूँ, मैं दायरा कर देता हूँ 1 किलोमीटर और का, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 किलोमीटर पूरा हो जाएगा ये। अब 2 किलोमीटर के अंतर्गत 1 से लेकर 8वीं तक का विद्यालय होना तो अनिवार्य है। और बात करता हूँ अगर शहरी के अंदर, अगर शहरी में तो आप इसका थोड़ा बहुत इसका आंकड़ा बढ़ा दो तो ये 1 से लेकर यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो 1 से लेकर 3 किलोमीटर तक के भीतर लगभग मानक रूप से एक 6 से 8वीं तक का विद्यालय होना चाहिए। ध्यान रखना है शहरी इलाकों में 3 किलोमीटर की परिधि के अंदर, उसी तरह से क्या होगा ग्रामीण इलाकों के अंदर 2 किलोमीटर की परिधि के अंदर, और प्राथमिक विद्यालय जो होगा वो 1 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत रखना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हमारी अगली धाराओं की, तो देखिएगा अगली धाराओं के अंतर्गत हम अगर देखते हैं तो हमारे कुछ प्रावधान इसमें निकल कर आते हैं। देखिएगा सबसे छठे के बाद में 7वीं धारा आती है। 7वीं धारा के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय अनुपात की। देखो वित्तीय अनुपात का मतलब किसी भी स्कूल को संचालन करने के लिए, किसी भी स्कूल का मतलब अबाधित रूप से संचालन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें उसका एक रेवेन्यू की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक फिस्कल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ अर्न की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमें आप मान लो कि कुछ पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो इसके अंतर्गत क्या करा गया है, जब ये लागू हुआ था तो केंद्र सरकार को ये बोला गया था कि आप इसका 55% हिस्सा अपने पास रखोगे। मतलब आपके वित्तीय अनुपात में जो अनुपात रहेगा वो केंद्र का 55% रहेगा और राज्य का जो रहेगा वो 45% रहेगा। ये जब लागू होने वाली बात करी गई थी ना, तब बताई गई थी। अब आप लोग बताओ आरटी का एक्ट जो था वो लागू कब हुआ था। ठीक है, अब ये बात करी गई, ये इसमें कौन कौन से राज्य जो होते हैं वो शामिल करे गए थे। ठीक है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। अब 2012 में संशोधन कर दिया गया कि बोले नहीं, अब 2012 में संशोधन ये करा गया कि अब सरकार जो थी, राज्य सरकार अपने ऊपर बोझ कम लेना चाहती थी, क्योंकि केंद्र सरकार के बाद में ज़्यादा वित्तीय आर्थिक रूप से मजबूत होती थी, इसलिए अब ये अनुपात बदल दिया गया। 2012 के अंदर 65% बोला गया कि 65% केंद्र सरकार अनुदान का देगी और राज्य जो देगा वो 35% देगा। 2016 में इसको बदलकर क्या कर दिया गया है, 68 और 32 का रेशो रख दिया गया है। लेकिन वर्तमान में आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्तमान के अंतर्गत जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हमसे अभी पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि केंद्र का अनुपात जो रहेगा वो कितना रहेगा, 60%, और राज्य जो रहेगा वो कितना रहेगा, 40% रहेगा। कुछ राज्य ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे सबल हैं या कुछ राज्य ऐसे दुर्बल भी हो सकते हैं, तो उसमें क्या अनुपात रहेगा। तो ऐसे कुछ राज्य जो दुर्बल हो सकते हैं तो या छोटे हो सकते हैं, ऐसे राज्य जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनमें केंद्र सरकार जो होगी वो 90% देगी अनुदान और 10% राज्य देगा। ठीक है, अब वित्तीय अनुपात के संचालन हेतु ये कमेटी डिसाइड की गई थी जिसका नाम था अनिल बोरादिया कमेटी के गठन किया गया था। उन्होंने ये अनुपात
अनुपात जो था वो डिसाइड किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखना कि वित्तीय अनुपात का मतलब आंकड़ा आया है, ये एक अनिल बोरदियार की जो समिति थी उसके द्वारा गठित किया गया था। अब बात करते हैं धारा 8 के अंदर क्या होता है। धारा 8 में होता है समुचित सरकार के कर्तव्य वर्णित है। भाई आप लोगों की जो सरकार है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों निहित है। तो देखो वित्तीय अनुपात में दोनों साझा कर रहे हैं, तो इसी तरह से अगर समुचित सरकार मतलब केंद्र और राज्य सरकार के कर्तव्य इसके अंदर वर्णित किए गए हैं। अब बात करते हैं धारा 9 के अंतर्गत। अब धारा 9 के अंतर्गत स्थानीय निकाय के कर्तव्य होने चाहिए। स्थानीय निकाय जो होती है जैसे ग्राम पंचायत हो गई, पंचायत समिति हो गई, या फिर हमारे समिति या फिर जिला परिषद हो गया, नगर परिषद या नगर निगम हो गया। धारा 10 के अंतर्गत बात करते हैं। धारा 10 के अंतर्गत अभिभावक के कर्तव्य वर्णित है। भाई अभिभावक जो होते हैं वो बालक बालिकाओं को निःशुल्क और शिक्षा देने का लाभ उठाने का जो कर्तव्य है, मतलब उनसे किसी भी तरह की आर्थिक जो मतलब उन पर दबाव नहीं डाला जाएगा, उनसे किसी भी प्रकार का रुपया पैसा नहीं लिया जाएगा, ये उनके कर्तव्य हैं। ये उनके कर्तव्यों में लिखित है कि अभिभावकों का ये अधिकार है कि वो अपने बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवा सकते हैं या आप पढ़वा सकते हैं। अब धारा 11 की बात करते हैं। 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की सहायता भी ली जाएगी। अब आप लोगों को पता है कि आंगनवाड़ी जो केंद्र थे उनकी स्थापना कब से करी गई थी, तो आप लोग ये ध्यान रखना 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए राज्य सरकार जो करेगी वो आंगनवाड़ियों की स्थापना करेगी। यह राज्य सरकार का कर्तव्य है। बात करते हैं धारा 12 के अंदर। धारा 12 के अंदर आरक्षण की बात करी गई है। ये आरक्षण जो होता है वो जो सुदूरव्यापी जो चल रहा है या अभी जो कमोवेश अभी जो चल रहा है SC ST, ये वाला आरक्षण नहीं है। या बच्चों को दिया गया एक आरक्षण है कि RT राइट टू एजुकेशन, RTE जो होता है राइट टू एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। इस एजुकेशन या इस मतलब अधिकार के अंतर्गत लगभग एक निजी स्कूल के अंतर्गत 25% का आरक्षण की सीटें आरक्षित रखी गई है। मतलब किसी भी स्कूल के अंदर मान लो किसी विद्यालय के अंतर्गत 100 जो है बैठक का एक विद्यालय है, मतलब 100 सीटों का एक विद्यालय है या एक कक्षा है। इस कक्षा में लगभग 25% जो रेशो रहेगा, मतलब 25 जो अनुपात में रहेगा, 25 अनुपात जो रहेगा 25:75 का जो क्रमांक रहेगा, 25% पहले से ही रिजर्व रख दी गई है। 100 में से 25% जो था वो पहले से ही RT मतलब राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो अपने मतलब जैसे गरीब तबके के बच्चे हो गए या फिर जिनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रख दिया गया था किसी कारणवश, तो उन बच्चों को क्या करा गया है, एक आरक्षण प्रोवाइड करा गया है, जिसके अंतर्गत वो क्या कर सकते हैं, किसी भी निजी विद्यालय के अंदर प्रवेश ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। इसका जो फंड होता है वो सीधा स्कूल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हमारी राज्य सरकार के द्वारा, है ना। अब बात करते हैं, देखिएगा RT के तहत प्रत्येक निजी विद्यालय में सीटों की 25% का भाग आरक्षित रखा गया है। इस आरक्षण के कारण पुनर्भरण विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे सुलझाने के लिए जस्टिस शिव कुमार शर्मा की कमेटी गठन की गई थी। अच्छा, इसके अंतर्गत ये 25% आरक्षण और ये इसके अंतर्गत क्या हुआ, कोई स्कूल नहीं मान रही थी, कोई विद्यालय जो थे इसके बीच में आनाकानी कर रहे थे, कोई समझ नहीं पा रहा था ये चीज़ है क्या, तो इसके लिए क्या करा था, जस्टिस शिव कुमार शर्मा की कमेटी जो थी वो गठित की गई थी, उन्होंने ये डिसाइड किया गया था। अच्छा, नो फीस के अंतर्गत क्या आता है, अगर मान लो धारा 13 के अंदर हमें नो फीस मतलब निःशुल्क है, पूरी तरह से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, और अगर मान लो किसी विद्यालय ने क्या करा, अगर मतलब उस विद्यालय ने किसी मतलब अभिभावक से या फिर उस विद्यालय उस बच्चे के ऊपर जो उसमें विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए आ रहा है उस पर किसी तरह का आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करी, या कोई अतिरिक्त पैसों की मांग करी, या एडमिशन दिलाने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा मांगा, तो इसके लिए क्या होता है, अगर फर्स्ट टाइम उस स्कूल का केस आया तो 25,000 का जुर्माना निर्धारित है। अगर सेकेंड टाइम वो केस आया तो उसके लिए 50,000 का जुर्माना निर्धारित है। थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम भी 50,000 का जुर्माना निर्धारित है। अगर 5वीं बार भी अगर ऐसा ही होता है, उस स्कूल की शिकायत या उस विद्यालय की शिकायत आती है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और ये निजी विद्यालय की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है नो फीस या नो इशू वाली बात आएगी इसके अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं
अगला जो आता है यहाँ पर कुछ अलग से बताया गया है कि अगर लगातार कोई स्कूल क्या करती है, लगातार मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी अभिभावक या बच्चों के ऊपर दबाव डालती है कि भाई हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, हमारी ये निजी विद्यालय है, हमारी आरक्षित सीटें जो थी वो फुल हो चुकी है, किसी भी कारणवश अगर उस पर दबाव बनाते हैं तो वो शिकायत कर सकता है शिकायत मंच के ऊपर। इस तरह से क्या हो सकता है, उस विद्यालय के ऊपर प्रतिदिन का जुर्माना भी वसूल जा सकता है जब तक कि उसकी मान्यता रद्द नहीं हो जाती। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं धारा 13 के अंतर्गत। देखो धारा 13 के अंतर्गत, धारा 13 की तो हो गई है, लेकिन धारा 14 के अंतर्गत बात करते हैं कि किसी भी बालक से प्रवेश के समय उसकी आयु जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। मतलब अगर धारा 14 के अंतर्गत ये क्या होता है कि कभी कभी कोई विद्यालय के अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई बालक बालिकाएं अगर एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि भाई हमारे विद्यालय में आप लोगों का एडमिशन नहीं हो सकता, आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या और दस्तावेज नहीं है, तो कभी भी उससे उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, उसको सीधा एडमिशन दिया जाएगा और आगे की प्रोसीजर जो होगा वो किया जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब बात करते हैं धारा 15 के अंतर्गत क्या है। धारा 15 के अंतर्गत क्या होता है कि सरकार के पास में शैक्षिक आंकड़े पहुंचाने की अंतिम तिथि जो होती है वो 30 सितंबर होती है। मतलब स्कूल को क्या करना है, मतलब सरकार के पास में भी वही आंकड़े मौजूद होने चाहिए, इसके लिए वो यूडाइस भरवाता है। ठीक है, अब उसके लिए क्या होता है यूडाइस प्लस, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, सरकार के पास में आंकड़े जो होते हैं वो किसी भी स्कूल को 30 सितंबर से पहले पहुंचा देने चाहिए। ठीक है, ये प्रावधान रखा गया है। धारा 16 की बात करते हैं जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को ना तो फेल किया जाएगा और ना ही मतलब किसी कारणों से उसे बाहर निकाला जाएगा। तो ध्यान रखना, ना तो उसको क्या करा जा सकता है, फेल करा जा सकता है, ना ही उसको, देखो ना तो उसको फेल किया जा सकता है और ना ही उसको विद्यालय से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब वो पढ़ना तो उसका अनिवार्य है ही। ये हालांकि बहुत सारे शिक्षकों के लिए क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है, लेकिन सरकार द्वारा तय किया गया तो फिर क्या करें। अब बात करते हैं, देखो 3 जनवरी 2019 के अंतर्गत इनमें संशोधन किया गया। मतलब आप इसको फेल तो कर सकते हो, थोड़ी बहुत तो ताकत हमारे शिक्षकों के पास में या शिक्षक वर्ग के पास में आई है कि कमज़ोर विद्यार्थियों को आप फेल कर सकते हो, ताकि वो क्या कर सकते हैं, अपने में सुधार कर सकें। धारा 17 की बात करते हैं, भाई धारा 17 के अंतर्गत क्या है। धारा 17 के अंतर्गत बात करते हैं तो आरटी के तहत किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक और मानसिक रूप से आप दंडित नहीं कर सकते। अच्छा, इसको स्वर्ण धारा भी कहते हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई ऐसी कौन सी धारा है जो स्वर्ण धारा है बालकों के लिए। बालक बालिकाओं के लिए जो स्वर्ण धारा है, बच्चों के लिए जो स्वर्ण धारा है वो ये है कि आप उसको शारीरिक और मानसिक रूप से, मतलब आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते हो, आप उसको धमका नहीं सकते हो, डरा नहीं सकते हो। तो आप उसको टॉर्चर नहीं करोगे, मारोगे नहीं, धमकाओगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए स्वर्ण धारा का काम करेगा। ठीक है, धारा 16 और 17 को स्वर्ण धारा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि फेल नहीं करना है, स्कूल से नहीं निकालना है, तो बचा क्या चारा किसी शिक्षक के पास में। तो आजकल शिक्षक के साथ में ये रणनीति जो पुराने जो शिक्षक जो थे अपने विद्यार्थियों के साथ अपना रहे थे वो अब उल्टा हो चुका है। अब विद्यार्थी अपने शिक्षक पर अपनाते हैं। हालांकि मतलब शिक्षकों पर भी ये कुछ कानून बनना चाहिए, कुछ सहायता देनी चाहिए सरकार को। अब बात करते हैं कि देखो आरटी के तहत किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और ना ही उसका अपमान किया जाएगा क्लास के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं 22 की। अब देखिए धारा 22 क्या है। देखो धारा 22 के अंदर क्या क्या होता है कि विद्यालय में गठित जो एसएमसी है के द्वारा, मतलब क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके द्वारा अब विकास योजनाओं का संचालन किया जाएगा। अरे भाई 21 के अंदर एसएमसी का प्रावधान है, तो दो भाई एसएमसी जो होती है उसके कार्यों का जो कुछ कर्तव्य भी तो बताए गए होंगे, तो वो धारा 22 के अंतर्गत बताए गए हैं। देखो धारा 23 जो होती है वो क्या बताती है, केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा जिनके पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होगी, मतलब बीएड और बीएसटीसी वाले होंगे। मुझे ये धारा बहुत अच्छी लगती है। भाई कम से कम शिक्षक के पास में उसकी क्वालिफिकेशन तो हो, उसके पास बीएड तो हो, उसके पास बीएसटीसी तो हो, कम से कम उसके पास में एक मनोवैज्ञानिक ज्ञान हो कि किस प्रकार से एक बच्चे को जो होता है वो एक ज्ञान प्रदान किया जाता है। देखो ये बीएड और बीएसटीसी करने के बाद ही एक मतलब जो एक शिक्षक होता है, मतलब एक आदमी शिक्षक के रूप में परिवर्तित होता है। तब तक उसके पास में कुछ ज्ञान नहीं होता जब तक उसके पास कोई बीएड का या कोई उसके पास में शिक्षक प्रशिक्षण नहीं है ना। भले ही उसके पास में एक बहुत अच्छे या इंस्टीट्यूशन की अगर उसके पास डिग्री मौजूद हो, लेकिन वो शिक्षक तो कभी नहीं बन सकता जब तक कि उसके पास एक शिक्षा मतलब विद्यार्थियों के लिए एक
वैज्ञानिक योजनाएं और ज्ञान नहीं हो। देखो बात करते हैं धारा 24 की। देखो धारा 24 की बात करते हैं, इसके अंतर्गत शिक्षकों के कर्तव्य वर्णित किए गए हैं कि भाई शिक्षक के जो कर्तव्य होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो ये अगर आप लोगों से पूछा जाए भाई आप लोगों के कर्तव्य किस में निहित है, तो धारा 24 में निहित है। अगली बात करते हैं कि धारा 25 क्या है। देखो धारा 25 जो है वो विद्यार्थी और शिक्षकों का अनुपात बताती है। देखो 1 से लेकर 5वीं तक अगर कक्षा के जो है उसके अंदर 40 विद्यार्थी हैं तो एक शिक्षक तो रखना ज़रूरी है आपको। और 6 से लेकर 8वीं तक का अगर कोई विद्यालय है तो 35 विद्यार्थी के ऊपर एक शिक्षक आपको रखना अनिवार्य होता है। वर्तमान में ये अनुपात 30 से लेकर 1 कर दिया गया है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमने बात कर ली कि भाई धारा हमने 25 की बात कर ली, अब बात करते हैं धारा 27 की। अब धारा 27 के अंतर्गत बात करते हैं। देखिए धारा 27 के अंतर्गत क्या होता है कि आरटी के तहत किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना कार्य, है ना, 10 वर्षीय जनगणना कार्य, आपदा कार्य या चुनाव कार्य के अतिरिक्त किसी भी कार्य में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब या तो वो आपदा प्रबंधन में जा सकता है, जैसे लेटेस्टली अभी कोरोना के अंदर बहुत सारे शिक्षकों की जो थी वो ड्यूटियां लगाई गई थी। चुनाव कार्य के अंतर्गत और जनसंख्या गिनती के अंतर्गत जो सेंसस के अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें केवल ये 3 कार्य के अतिरिक्त आप शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं डाल सकते कि वो अन्य किसी कार्य को करें। धारा 28 क्या कहती है? धारा 28 कहती है कि यदि कोई शिक्षक जो है वो सरकारी सेवा में कार्यरत है तो वह अपने सेवा कार्य के दौरान किसी भी प्राइवेट संस्था या कोचिंग संस्थान में प्रवेश या मतलब ट्यूशन नहीं दे सकता है। ध्यान रखना ये जो धाराएं हैं ये स्वर्ण धाराएं हैं, किसके लिए? प्राइवेट अध्यापकों के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 26 की। देखो धारा 26 यहाँ मेंशन नहीं की गई है, मैं आपको धारा 26 के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो धारा 26 के अंतर्गत क्या बताया गया है? धारा 26 में कुछ नहीं बताया गया है, केवल विद्यालयों के एक तत्वों के बारे में बताया गया है और कुछ कर्तव्य जो हैं वो बताए गए हैं कि भाई एक विद्यालय को किस प्रकार से संचालन करना चाहिए, उसके तत्व क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे धारा 29 की। देखिए धारा 29 की बात अगर हम करते हैं कि यदि सरकार के द्वारा पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाएगा तो इसकी जो अब आता है, जो इससे लिखित सूचना समाचार पत्रों में देनी अनिवार्य है, जिससे प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचाया जा सके। अगर मान लो कोई सरकार या कोई राज्य सरकार, देखो केंद्र सरकार तो अगर मान लो अगर परिवर्तन कर चुकी है तो ये सब लोग सभी मतलब ये तो सार्वत्रिक रूप से सत्य है कि ये सब तक सूचना दी जाएगी, है ना। अगर हम लोग बात करें, देखो धारा 29 की बात करते हैं। धारा 29 में क्या होता है? यदि सरकार अगर कोई भी पाठ्यक्रम में, राज्य सरकार कोई भी पाठ्यक्रम में परिवर्तित करती है तो उसकी सूचना जो होती है वो समाचार पत्रों के माध्यम से सभी स्कूलों तक पहुंचाई जाएगी। धारा 30 ये बताती है कि आरटी के तहत किसी भी विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप बोर्ड में बैठना है, आपको बोर्ड में बैठना है, नहीं। अगर मान लो आरटी के तहत अगर कोई विद्यार्थी है तो उसको कोई बोर्ड में बैठने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान है ना। धारा 31 की बात करते हैं। बालक और बालिकाओं के जो अधिकार हैं उनके संरक्षणों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है। धारा 31 के अंतर्गत किसकी स्थापना की गई है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है। धारा 32 की बात करते हैं कि इस आयोग के अंतर्गत क्या होता है? अभिभावक संरक्षण प्रबंधन समिति या उससे रिलेटेड जो होते हैं, या समाज हो गया, या कोई भी व्यक्ति जो होता है वो लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है किसी से भी रिलेटेड। मान लो कोई विद्यालय में कोई किसी शिक्षक का बर्ताव हो, या उधर मतलब विद्यालय में उपस्थित साधन सुविधाएं हो, या उसमें अभिभावक हो गए, संरक्षक हो गया, या किसी भी व्यवहार के प्रति जो होता है, कोई भी अपनी शिकायत जो होता है इस मंच के ऊपर आकर जमा करवा सकता है शिकायत पत्र के द्वारा, वो भी लिखित रूप से होनी चाहिए। नेक्स्ट बात अब करेंगे धारा 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करते हैं अपन धारा 32 में क्या होता है। देखो धारा 32 के अंतर्गत क्या होगा? इस आयोग के अंतर्गत अभिभावक संरक्षक विद्यालय प्रबंधन समिति लिखित शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगली बात करते हैं, देखिए अब अपनी शिकायतें। अब नेक्स्ट बात करते हैं धारा 32 के अंतर्गत। इसमें अंतर्गत अभिभावक संरक्षण अपनी जो होती है लिखित शिकायतें दर्ज करा सकता है। धारा 33 के अंतर्गत बात करते हैं। देखिए धारा 33 के अंदर बात करते हैं कि केंद्र सरकार को आरटी से संबंधित सुझाव देने हेतु 15 सदस्य की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। अब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की स्थापना जो थी वो धारा 33 के अंतर्गत करी गई है। आरटी
RTE के लिए करी गई है और ये राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में 15 सदस्यीय बैठक होनी अनिवार्य है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता जो होता है अपना प्रधानमंत्री करता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो होगा वो राष्ट्रीय कार्यकारी सलाहकार परिषद का एक अध्यक्ष तक का पद नियुक्त करता है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 34। धारा 34 जो होती है वो राज्य सरकार को RTE से संबंधित जो सुझाव देने के लिए 15 सदस्य की एक राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद की स्थापना करी जाती है और इसका गठन करा जाता है और इसका अध्यक्षता जो होता है वो हमारा मुख्यमंत्री करता है। मतलब 33 में राष्ट्रीय सलाहकार और अगर हम बात करें 34 के अंतर्गत राजकीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है। धारा 35, 36 और 37 के अंतर्गत विद्यालय के कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व शामिल। धारा 38 के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया है कि अगर कोई सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे कि वह केंद्र सरकार से रिलेटेड कोई भी तत्व या कर्तव्य में अगर संशोधन करना चाहती है तो उसको पूरी छूट दी गई है। वो उसके पाठ्यक्रम में या उसके कर्तव्यों में या उसके निर्देशों में फेरबदल कर सकती है या फिर कोई अपने हिसाब से संशोधन कर सकती है। इस प्रकार RTE का जो पूरा चैप्टर होता है वो। थैंक यू सो मच आप लोगों ने बहुत सहायता प्रदान करी है हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने के अंतर्गत। और थैंक यू वंस अगेन, वेलकम टू दी गेट सेट बायो। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसके ऊपर कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हम अगला किस टॉपिक के बारे में आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस, गेट सेट बायो।